नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम गांधी जी की विचारधारा एवं रणनीति, उनकी कार्य पद्धतियों की चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उनकी विचारधारा कैसी थी, उनकी कार्य पद्धतियाँ कैसी थी, वो क्या सोचते थे और उन्होंने क्या उन विभिन्न आंदोलनों में उनको कार्यान्वित किया, उन्हीं कार्य पद्धतियों की आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी की विचारधारा एवं रणनीतियाँ। विचारधारा की बात करेंगे कि गांधी जी के जन आंदोलनों का सैद्धांतिक आधार सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्य और अहिंसा का अटूट संबंधी सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है। अहिंसा निर्बल व्यक्ति का आश्रय नहीं बल्कि शक्तिशाली का अस्त्र है। विरोधी की जो शक्ति से डरकर या अपनी विवशता अनुभव करते हुए उसका जो कार्य न करना अहिंसा नहीं है, वो तो कायरता है। अहिंसा स्वयं ही एक शक्ति है जिससे विरोधी के हृदय पर विजय प्राप्त की जाती है। यह भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकाने की एक कला है। गांधी जी की अहिंसा की ये पद्धति व्यापारी वर्ग, कृषकों, स्थानीय लोगों को भी आकर्षित कर रही थी। सत्याग्रह गांधी जी के विचारधारा का मूल तत्व है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और आग्रह, अर्थात सत्य का अड़े रहना, सत्य के मार्ग से कभी ना हटना, चाहे जितनी भी बाधाएं यातनाएं क्यों न सहन करनी पड़े। वस्तुतः अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रही को तो स्वयं सत्य पर दृढ़ रहकर अपने विरोधों को यह महसूस कराना होता है कि उसका मार्ग असत्य या बुराई का मार्ग है। जो ही इसे इस तथ्य का पता लगेगा वह स्वतः ही बुराई छोड़कर भलाई की ओर अग्रसर हो जाएगा। इस तरह सत्याग्रह सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहकर अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन करना ही यहाँ जो है सत्याग्रही के लिए तत्पर होने का विषय है। सत्याग्रही को अहिंसक बने रहना किंतु विरोध बराबर जारी रखना चाहिए। इस तरह गांधी जी की सत्याग्रह संबंधी विचारधारा का मूल स्रोत अहिंसा का सिद्धांत है। सत्याग्रही को कतिपय साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। ये साधन है हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, धरना, बहिष्कार। गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध से ज़्यादा महत्व सत्याग्रह को दिया। उनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है विरोधी को हराने का प्रयत्न, जबकि सत्याग्रह का अर्थ है हृदय में परिवर्तन, यानी विरोधी के हृदय का परिवर्तन करना ही महात्मा गांधी का मूल है। निष्क्रिय प्रतिरोध में सत्याग्रह की आत्मिक शक्ति नहीं है। इस तरह निष्क्रिय प्रतिरोध हमारी कमजोरी का भी फल हो सकता है, जबकि सत्याग्रह हमारी निर्भयता का द्योतक है, सत्य का द्योतक है। अगला जो महात्मा गांधी का जो कार्य पद्धति थी, साधन साध्य की पवित्रता, जो भी आप काम करो उसमें दोनों की पवित्रता आवश्यक थी। गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता के निकट संबंध को स्पष्ट करने के लिए साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया, जबकि मैकियावेली ने सिर्फ साध्य की पवित्रता पर बल दिया। गांधी जी ने साध्य साधन की पवित्रता पर बल देते हुए साधन को साध्य से पहले रखा कि आप जिस उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं वो साधन कैसा है, आप किन सीढ़ियों पे रखकर ऊपर पहुंचना चाहते हैं, वो साधन भी सफल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा। साधन की तुलना उन्होंने बीज से की और साध्य की वृक्ष से। बीज से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही वृक्ष जो है उगेगा। इस वजह से उन्होंने साध्य और साधन दोनों की शुद्धता पर जोर दिया है। यदि साधन अनैतिक होंगे तो साध्य चाहे जितना भी नैतिक क्यों न हो उसे निश्चय ही भ्रष्ट कर देगा। स्वराज्य प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, क्योंकि सत्याग्रह ऐसा साधन था जो साध्य अर्थात स्वराज्य के समान ही पवित्र था। यदि हिंसा, छल कपट और असत्य के मार्ग पर चलकर स्वराज्य मिल भी जाता तो वे उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से 1922 के चोरा चोरी कांड में असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस भी ले लिया था। इस वजह से महात्मा गांधी की जो रणनीति थी उसमें साध्य और साधन की पवित्रता सबको उन्होंने सर्वोपरि रखा।
वर्ग समन्वय पे गांधी जी ने विशेष बल दिया और इस वर्ग समन्वय के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि मार्क्सवादी विचारधारा में वर्ग संघर्ष को अनिवार्य माना जाता है। यहाँ पे मार्क्स और गांधी जी की विचारधारा इस प्रकार जो अलग होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वोदय की। सर्वोदय, सभी का उदय। गांधी जी की राजनीतिक धारणाओं का मूल आधार जो था वो सर्वोदय था। इसका अर्थ है सबकी समान उन्नति। एक व्यक्ति का उतना ही महत्व है जितना अन्य व्यक्तियों का सामूहिक रूप से। सर्वोदय का यह सिद्धांत बेंथम मील के उपयोगितावादी सिद्धांत के विपरीत था, जिसके अनुसार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उसके विपरीत है। इसमें इन्होंने कहा था कि सामूहिक रूप से व्यक्तियों का महत्व है, सभी का सुख उसमें निहित है। गांधी जी के आर्थिक जो सिद्धांत था, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत यानी न्यास का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार संपत्ति का स्वामित्व निजी होते हुए भी उसके स्वामी उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुलभ बनाए। ट्रस्टीशिप सिद्धांत औद्योगिक पूंजीवाद शोषण के विरोध में था। यह सिद्धांत मालिक मजदूर के सहयोग पर निजी था और भारतीय कामगार पूंजीपति वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। गांधी जी ने आधुनिक औद्योगिकरण की आलोचना की। उनके अनुसार यह मशीनीकरण भारत को पीछे धकेल रहा है। वस्तुतः गांधी भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के संदर्भ में ऐसा कह रहे थे, क्योंकि भारत की जो 80% आबादी वो गांवों में रहती थी और अंग्रेजों की व्यापारिक जो नीति थी उससे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो रहा था। इस तरह गांधी जी का आधुनिक औद्योगिकरण के विरुद्ध विचार उन लोगों को आकर्षित कर रहा था जो उस औद्योगिकरण में पिछड़ रहे थे। यहाँ पे जो दोनों आर्थिक सिद्धांत हैं, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें इसका बड़ी विस्तार से चर्चा की है कि किस प्रकार आधुनिक जो औद्योगिकरण है उसने अपने गाँव को पीछे धकेल दिया है। तो आर्थिक सिद्धांत में उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और उन्होंने लघु और कुटीर उद्योगों पे बल दिया है। गांधी जी के सामाजिक सिद्धांतों की बात करें तो गांधी जी ने आदर्श समाज की संरचना पर बल दिया। इसमें अप्राकृतिक ऊंच नीच का भाव, अस्पष्टता, छुआछूत, जो पुरुष भेद नहीं होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जब तक अस्पष्टता को समूल नष्ट कर दिया नहीं जाता तब तक भारतीय समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। फलतः उन्होंने जो विशेष बल दिया वह अछूत द्वार पर बल दिया। उन्होंने हरिजन नाम दिया उनको, जो उस समय जो नीचे कुल के जाते थे उनको हरिजन उन्होंने नाम दिया कि भगवान के बहुत ज़्यादा करीब है और जब तक सभी जाति की उन्नति नहीं होगी तब तक जो भारतीय समाज वो उन्नति नहीं कर पाएगा। गांधी जी ने स्त्री पुरुष समानता पर भी बल दिया और कहा कि देश की आधी जनसंख्या निष्क्रिय तथा निष्प्राण कर देने से देश का विनाश हो जाएगा। अतः उन्होंने सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की जो भागीदारी थी उस पर विशेष बल दिया। गांधी जी का ये सामाजिक सिद्धांत समाज के बहुसंख्यक तबके को आकर्षित कर रहा था। तो इस प्रकार जो समाज का जो सिद्धांत था उन्होंने विभिन्न सामाजिक मान्यताओं को एक नए तरीके से देखा। शिक्षा संबंधी अगर हम बात करें, गांधी जी के अनुसार शिक्षा आत्म साक्षात्कार या अपने आप को पहचानने की कला है। हम क्या हैं, हमारा जो बात करने की जो ढंग है, हम कैसे जीते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की आलोचना की और उन्होंने जो शिक्षा का माध्यम बताया कि मनुष्य को मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। मातृभाषा पे उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। शिक्षा को उत्पादन से संबंधित करने की बात की कि जो शिक्षा का जो मूल कर्तव्य है वो उत्पादन पे जोर देना चाहिए। यानी उन्होंने जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, यानी रोजगार के लिए जो साधन है शिक्षा का प्रयोग किया जा सकता है और जो काम के आधार पर शिक्षा देना चाहिए। ऐसी शिक्षा होना चाहिए जिससे हाथ की कला सीखे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। और यह शिक्षा का सिद्धांत वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। उनका यह सिद्धांत समाज के सभी वर्गों को आकर्षित कर रहा था। अगर हम गांधी जी की रणनीति कहें, कार्य पद्धति कहें कि किस प्रकार की उनकी कार्य पद्धति, उन्होंने भारत में जो आंदोलन चलाए, उन्होंने किस प्रकार की कार्यनीति का उद्भव किया, तो हम उनके आंदोलनों में एक विशिष्ट सी नीतियों की चर्चा करेंगे। कार्य रणनीति उनकी जो थी, आंदोलन के सक्रिय तथा निष्क्रिय दौर में विश्वास तथा कार्य।
गांधी जी के अनुसार जन आंदोलन लंबे समय तक लगातार नहीं चल सकते, उनमें एक निश्चित समय पे पड़ाव आ जाता है। इसका मूल कारण ये था कि जनता थी उसको सहन करने की और बलिदान करने की जो शक्ति होती है वो असीम नहीं होती है, कम होती है। अतः इस निष्क्रिय दौर में उसे रचनात्मक कार्य करते रहने चाहिए जो जनता को स्वावलंबी बनाए रख सके तथा गतिशीलता जारी रखे। इस तरह जब आंदोलन पुनः शुरू होगा तब तक जनता ऊर्जावान हो और आंदोलन में भाग लेकर उसे सक्रिय दे। इस प्रकार सभी गांधी जी के जो भारत में आंदोलन चलाए या दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाए, सभी में ये रणनीति उनकी देखने को मिलती है। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय के आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, सभी में उन्होंने सक्रिय तथा निष्क्रिय दौर में विश्वास का कार्य उन्होंने किया है। दूसरा, गांधी जी के जो आंदोलन है उसमें दबाव समझौता दबाव की रणनीति देखने को मिलती है। गांधी जी ने संघर्ष से ज़्यादा समझौते पर बल दिया। वस्तुतः जन आंदोलन के माध्यम से शत्रु पर दबाव डालकर उसे समझौता करने के लिए तैयार करने की जो रणनीति अपनाई, फिर शेष रहे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फिर पुनः जन आंदोलन जो है हेतु शत्रु पर दबाव डालना, यानी उन्होंने बीच में गैप डाला। दबाव समझौता दबाव, यानी पहले दबाव डालो फिर समझौता करो वापस दबाव डालो, ये उनके सभी आंदोलनों में ये रणनीति देखने को मिलती है। पुनः उन्हें समझौता करने के लिए तैयार करना, जन आंदोलनों को वापस लेना और फिर शुरू करना गांधी जी की एक रणनीति का पहलू था। और भारत के लगभग सभी आंदोलनों में वो ये जो पक्ष है उनका दिखाई देता है। जनता की जो केंद्रीय भूमिका पर बल, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जनता की शक्ति को पहचाना और आंदोलन में जन सहभागिता पर बल दिया। इस तरीके से जनता को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर साम्राज्यवाद विरोधी जो संघर्ष है उसका समर्थन हासिल किया। इससे पहले हम जो भी राजनीतिक संगठन देखते हैं या फिर आंदोलन देखते हैं उसमें जनता की जन आंदोलन नहीं कह सकते उसको। गांधी जी के आगमन के बाद, गांधी जी के भारत आगमन के बाद उन्होंने आंदोलनों को जनता से जोड़ा, राजनीतिक संगठनों को जनता से जोड़ा। इस प्रकार एक बड़े तौर पे मुखर आंदोलन शुरू हुए जिनमें जनता की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। जनता की केंद्रीय भूमिका पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया। नियंत्रित जन आंदोलन पे बल, गांधी अनियंत्रण जन आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे जनता के आंदोलन को एक निश्चित दायरे में ही रखना चाहते थे जो उनके तय किए हुए रास्तों पर सख्ती से कायम रहे। ये रास्ता था सत्याग्रह का रास्ता था, सत्याग्रह और अहिंसा का। अगर कोई इसमें भटक जाता था तो वह उस आंदोलन को वापस रखने पे विश्वास करते थे, जैसा उन्होंने असहयोग आंदोलन में किया, जैसा उन्होंने सविनय आंदोलन में किया। गांधी जी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि अनियंत्रित जन आंदोलन सभी वर्गों की जो भागीदारी है उसको हतोत्साहित करेगा और साम्राज्यवादी सत्ता को इसके दमन करने में आसानी रहेगी। इस प्रकार ये जो गांधीवादी रणनीति में प्रमुख विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि वे एक तरफ तो आंदोलन में जनता की भागीदारी बढ़ाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन पर अंकुश भी लगाए रखना चाहते थे। किंतु इस विरोधाभास के बावजूद भी जो गांधी जनता में अपनी पेट बनाए रखने में सफल हुए, उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसका कारण भी उनकी कार्य प्रणाली के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। साधारण राजनीतिक शैली, गांधी जी की जो शैली थी वो साधारण राजनीतिक शैली थी। गांधी ने अपनी नीतियों व उद्देश्यों को अमली जामा पहनाने के संदर्भ में साधारण राजनीतिक जीवन शैली को अपनाया। तीसरी श्रेणी में यात्रा करना, रेल में जब भी वो यात्रा करते थे तीसरी श्रेणी में यात्रा करते थे। आसान हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग। 1921 के पश्चात केवल उन्होंने लंगोटी पहनकर वस्त्र, जो अन्य वस्त्रों का उन्होंने जो विलायती वस्त्र थे और अन्य वस्त्रों का उन्होंने त्याग कर दिया और सिर्फ लंगोटी पहनकर रहना और जन जन में बैठी हुई तुलसी के रामचरितमानस के भी विधानों का प्रयोग करना। किसी भी कार्य को निकृष्ट न समझना, बल्कि उन्हें जो निकृष्ट समझते थे उन्हें भी स्वयं खुद करते थे वो आदि इनके साधारण जीवन शैली के उदाहरण हैं। इस जीवन शैली ने जनता के बीच गांधी को लोकप्रिय बना दिया। जनता के स्वाभाविक नेता जिन्हें अपना नेतृत्व सौंप दिया और ये शैली गांधी से पूर्व के राजनेताओं में दिखाई नहीं देती। वो सिर्फ जो है ऊंची पार्टियों तक ही सीमित रहते थे। गांधी ने स्वयं जनता के बीच में कार्य जाकर काम किया, नीचे से नीचा भी कार्य किया।
अगले हम बात करेंगे गांधी जी के रचनात्मक कार्य की। गांधी ने सर्व समावेश की नीति के तहत विभिन्न समुदायों को एकजुट किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, हरिजनोद्धार कार्यक्रम पर बल दिया और स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया, नारी उत्थान पर बल दिया। उन्होंने आते ही ये सारे रचनात्मक काम करे। विशिष्ट रूप से उन्होंने हरिजनोद्धार पर जो उनके रचनात्मक कार्य हम कह सकते हैं। साथ ही कटाई बुनाई, खादी उनका प्रतीक था, जो खादी वो पहनते थे। चरखा जैसे स्वावलंबी कार्यों पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया। पिछड़ी और आदिवासी जातियों के बीच कार्य कर उन्हें शिक्षित करना, लोगों को रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। फलतः बारदोली तालुका में वेदची आश्रय से चिमनलाल मेहता और जगतराम दवे के जैन जैसे नेताओं ने आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इस तरह गांधी जी के रचनात्मक कार्य बहुमुखी थे और गांव की गरीब जनता को इसमें राहत मिली और गांधी जी की स्वीकृति बढ़ी। इन रचनात्मक कार्यों से देश के नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के जो सूचना थी उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं पड़ा। इसमें गांव में कांग्रेस की जो लोकप्रियता थी वह बढ़ी और इसका आधार मजबूत हुआ। अब जो कांग्रेस की कोई मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का संगठन नहीं कह सकता था और अब जो है कुल मिलाकर ये रचनात्मक कार्य स्वाधीनता संघर्ष के लिए सिपाही तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में मददगार साबित हुए। इन कार्यों में गांधी जी की जो लोकप्रियता थी वो अत्यधिक बढ़ी। इस प्रकार गांधी जी का सादा जीवन, गंभीर और दृढ़ विचार, असाधारण बुद्धिमत्ता, ईश्वर में विश्वास, देश और जनता में आस्था, उनकी आत्मा को समझने की अनूठी समझ जैसे गुणों ने शीघ्र ही उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी बातों का जन साधारण पर असाधारण प्रभाव पड़ता था। अन्य नेता केवल जनता से अपील कर सकते थे, लेकिन गांधी जी के शब्द जनता के हृदय को छूते थे। उनके कारण करोड़ों भारतीय उनके पीछे चल देते थे। उनके चरम चमत्कारिक व्यक्तित्व ने कांग्रेस को एक निष्क्रिय प्रार्थियों की संस्था से प्रभावशाली जन नेतृत्व वाली संस्था में बदल दिया। अगले जो वीडियो है उसमें हम गांधी जी के अन्य आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।